हर सीएम हो योगी जैसा, यदि प्रदेश को आगे बढ़ाना है, खट्टर जैसों को सीएम बना के बेड़ा गर्क कराना है। मोदी जी के आगे आवाज उठानी चाहिए कि मेरे हरियाणा को बचा लो, मेरे प्रदेश को बचा लो, नहीं तो खट्टर और खट्टर की टीम बिल्कुल डुबोके मानेगी मेरे हरियाणा को। कई बीजेपी नेताओं ने जो है ये भी कहा कि रॉकी मित्तल जो कैथल से निकला था, आज 6 साल जो है उन्होंने भी खुद सरकार में रह के मलाई चाटी और पंचकुला में भी जो है उन्होंने 500 गज की कोठी जो है गाड़ दी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बताऊं, कई एकड़ का मालिक हूं मैं, जमीन का किसान हूं। बापू मेरे शुरू से खानदानी आड़ती हैं, हमारे कई बिजनेस हैं। क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी आदमी ही कोठी ले सकता है? जय और वीरू की दोस्ती होती है ना, हम तो इनको उखाड़ेंगे भ्रष्टाचार को, सिस्टम को। आज की यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रॉकी मित्तल जो खुद सरकार में रहे, ऊंचे पद पर रहे, प्रचार प्रसार खुद सरकार का किया। हरियाणा की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, करनाल से विधायक है और आज सीएम सिटी करनाल में पहुंचे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं काफी नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों 2 गाने भी इन्होंने बनाए थे। रॉकी मित्तल जो खुद सरकार में कई साल रह चुके हैं और आज वे करनाल में पहुंचे हैं। करनाल में खासतौर पर उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनसे जो है सरकार की नाराजगी है, जिनसे मुख्यमंत्री की नाराजगी है। चाहे अगर बात करें करनाल से पार्षद बलविंदर सिंह की या अन्य बीजेपी के कई नेताओं के घर भी जाएंगे रॉकी मित्तल। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले रॉकी मित्तल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सीएम सिटी करनाल में कैसे आना हुआ? सरकार की बातें एक अलग बात होती है, पार्टी की बात एक अलग होती है। किसी के बाप की बबूती नहीं है। बीजेपी सारे कार्यकर्ताओं की है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मान लो एक कोई भी व्यक्ति उसको एक एक करके कार्यकर्ताओं को खत्म करे, नेताओं को खत्म करे, उसका अधिकार नहीं है। मैं पूरे हरियाणा के अंदर जो सताए हुए हैं खट्टर साहब के लोग, हर बंदे से मिलूंगा, हर कार्यकर्ता से मिलूंगा, हर नेता से मिलूंगा और उसका जितना भी चिट्ठा तैयार होगा मैं मोदी जी के आगे रखूंगा। भाई देखो, जिसको आपने सीएम बनाया था, जिसने पब्लिक ने सीएम बनाया था, आज वो जनता के साथ क्या कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि एक गरीब आदमी, मोदी जी का एक सपना है कि हर गरीब को मकान दो, छत दो। हमारे खट्टर साहब उस छत को छीन रहे हैं क्योंकि जो अमीर आदमी होता है तो बड़े बड़े सेक्टरों में मकान ले लेता है, बड़े बड़े प्लॉट भी ले लेगा। गरीब आदमी क्या बनाएगा दूसरी जगह? जब तहसीलदार रजिस्ट्री करता है, क्या उस टाइम लीगल होता है, क्या अनलीगल होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिस टाइम उसके अंदर बिजली का वो कनेक्शन दिया जाता है, सीवरेज का कनेक्शन दिया जाता है, लीगल होता है क्या अनलीगल होता है? जब वो सब कुछ बन जाता है, मकान बन जाता है और उसको बुलडोजर लेके घेरने वाले पहुंच जाते हैं। जबकि मैं एकदम तथ्यों के साथ बोलता हूं, जो कॉलोनी काटने वाले होते हैं उनसे पहले पैसे खाए जाते हैं। वो कॉलोनी काटते हैं, सरेआम काटते हैं, प्लॉट बेचे जाते हैं, रजिस्ट्रियां होती हैं और उसके बाद मकान क्यों गिरा दिए जाते हैं? पहले सीएम साहब को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि तहसीलदार रजिस्ट्री करता कैसे है। जब गुड़गांव के अंदर हर जगह तहसील के घोटाले होते हैं, तहसीलदार कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर वो केस रफा दफा क्यों हो जाते हैं? मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मोदी जी के नाम पे यदि हम आए हैं तो मोदी जी के हिसाब से काम भी करके देखो। तो बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं रॉकी मित्तल और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक और सवाल पूछना चाहेंगे रॉकी मित्तल से, क्या कुछ ऐसा खास हुआ? 6 साल आप तो सरकार में रहे, खूब जो है गुणगान सरकार का किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गुणगान किया, अब ऐसा क्या हुआ कि सीएम के खिलाफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं? इतनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं उनके प्रति? मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का, जब स्वर्ण जयंती थी कि 1 करोड़ रुपए तो खाना पीने का ही खा गए, करोड़ों का घोटाला हो गया। उस टाइम मेरे को सस्पेंड कर दिया था और मैं दोबारा फिर आया। मैं सरकार में रह के भी बीच बीच में सारे घोटालों की आवाज उठाता रहा हूं। मैं कभी भी दब के राजनीति नहीं करी। अब भी मुझे दबाना चाहते थे, मैंने एक ही बात बोली थी कि नहीं, भ्रष्टाचार के तो मैं खिलाफ था, हूं, रहूंगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आई है। और अभी तो मैं पूरे हरियाणा के इतने घोटालों की लिस्टें मेरे पास आई हैं, मैं पार्टी का होने के नाते वो बोल नहीं सकता, मोदी जी के आगे रखूंगा कि हमने तो पिछली सरकारों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ईमानदारी के मुद्दे पर आए हैं, ईमानदारी के दम पे काम करना चाहिए। हम डरा धमका के कब भी नेताओं को बोलेंगे कि आपकी फाइल खोल देंगे, आप पे केस कर देंगे। मेरे भाई पे भी केस किया मैंने, 3-4 दिन पहले उसकी बेल करवाई है। भाई आखिर ये ड्रामा कब तक? मेरे पास भी पुलिस के फोन आए हैं, ये तो बंद कर दो, नहीं केस कर देंगे। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। तुम गोली मारो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, केस बनाओ, केस लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन रॉकी मित्तल कभी डरेगा नहीं। और कुछ लोग कहते हैं तो बागी हो गया। यदि सच बोलना बगावत है तो हाँ, मैं भी बागी हूं।
तो सच बोलना बगावत है तो रॉकी मित्तल भी बागी है और पार्षद बलविंदर सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले दिनों करनाल में किस तरह से कॉलोनी तोड़े जाने को लेकर जब पार्षद बलविंदर सिंह ने भी आवाज उठाई, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और 2 बीजेपी के नेताओं के पास भी जो है आज रॉकी मित्तल जाएंगे, जिनके जो है शोरूम तोड़ दिए गए। और इस समय हमारे साथ पार्षद बलविंदर सिंह है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। रॉकी मित्तल आज आपके पास पहुंचे हैं, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो सताए हुए लोग हैं उनके पास आप जा रहे हैं, क्या सताए हुए हैं आप भी? नहीं, सताए हुए नहीं। मैं बताता हूं कि रॉकी मित्तल जी को ये पता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किन किन लोगों ने कितना कितनी कुर्बानी कर रखी, कितना कितना सहयोग कर रखा है। जब मुख्यमंत्री जी का पहला चुनाव है, जब इनको यहाँ कोई नहीं जानता था, तो हमें याद है कि रॉकी मित्तल जी ने कितनी मेहनत की है और इनको ये पता है कि बलविंदर सिंह और ने कितनी मेहनत की है। और जब एक बंदे के साथ बंदा कोई उसके खिलाफ चलता है तो वो भाई फिर आते तो है, यार मेरे साथ भी किया, इसके साथ भी किया, उसके साथ, इसको कोई आप ये ना सोचो कि इनके खिलाफत है। जिसने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, मेरा क्या मुद्दा था, मैं कोई इनसे टिकट मांग रहा था, मैं इनसे क्या कर रहा था, मैं ऐसी कोई मेरी नाराज़गी नहीं थी। और ना ही मैं आज तक किसी पार्टी में शामिल हुआ है, ना ही रॉकी मित्तल जी किसी पार्टी में शामिल हुए। हमारा ये था कि आप मीडिया वाले हैं, सबसे फेमस आप यहाँ के पत्रकार हैं, आप सबको ये पता है पूरी तरह से कि मैं तो पहले दिन से कोई भ्रष्टाचार होता था, जब सरकार में थे तब भी मैं आवाज़ उठाता था, रॉकी मित्तल साहब भी आवाज़ उठाते थे, और भी कई नेता हैं। जो बोलता है उसको ये पार्टी विरोधी, देश विरोधी कह के निकालने का प्रयास करते हैं। अब हमारी तो अभी तो ये छोटे छोटे नेताओं की बारी थी। अब रॉकी मित्तल जी, अगर इनको कोई स्वार्थ होता तो मैं मिलने गया था सेक्रेटरीट में और बहुत बड़े पद पे ये बैठे थे, इनको कोई स्वार्थ होता तो ये भी दूसरों की तरह चमची मार के अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते। मैं तो हैरान हूँ, सलाम करता हूँ भाइयों को, इतना इन्होंने डिसीजन लिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब इनको पार्टी से निकाल देंगे। इन्होंने बहुत प्रचार किया इनके लिए, पार्टी के लिए, और खट्टर साहब को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ये जो नेता थे ये ज़मीन से जुड़े हुए थे। इन्होंने उस नेता के लिए प्रचार किया जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं था, मात्र इसलिए प्रचार किया कि वो बीजेपी पार्टी से थे, बीजेपी की विचारधारा इन सबको अच्छी लगती थी, तभी इन्होंने उनके लिए प्रचार किया था। उन्होंने इसलिए प्रचार नहीं किया था कि खट्टर साहब पहले एमसी बने, एमएलए बने हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हमने इनका साथ देना है। उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था। आज हो क्या रहा है, आज विज साहब भी चुप करा दिए ना। अब बोल के देखे कहाँ गए गब्बर सिंह? अगर विज साहब हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो कहाँ गए गब्बर सिंह, कहाँ गए आप? जिसका आज वो विरोध करते हैं, जिस ऑफिसर का, उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है। आज उनको, छोटी सी बात है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर बीमार हो जाता है जो हरियाणा का शेर है, जिसको मैं भी हरियाणा का शेर मानता हूँ, यार उस दिन प्रतिदिन उनकी हॉस्पिटलों में तबीयत बिगड़ती जाती है और वो जाके दिल्ली में अपना इलाज कराते हैं। 2 बातें हैं, या तो उनकी तबीयत बिगड़ना एक बहुत बड़ी साजिश थी, और या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पल्ले कुछ है ही नहीं। 2 बातों में एक बात पब्लिक को, नेताओं को माननी पड़ेगी। अगर हमारे बहुत बड़े हॉस्पिटल थे, हमारी जो हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो विज साहब का यहाँ ट्रीटमेंट होना चाहिए था, यहाँ वो ठीक होने चाहिए थे। और अगर हेल्थ व्यवस्था आप मानते हो भी अच्छी है, स्वीकार करते हो, तो फिर कोई ना कोई साजिश जरूर थी कि विज साहब को यहाँ से छुट्टी देके वहाँ से इलाज करना। तो बड़े आरोप लगाते हुए पार्षद बलविंदर सिंह पे दोबारा से लौटेंगे, उससे पहले जो है एक बार दोबारा से रॉकी मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉकी मित्तल जी, क्या सताए हुए की अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, तभी सताए के बीच में जा रहे हैं? सताए का मतलब नहीं है कि कई लोगों को जीत सकते थे, उनको टिकट नहीं दिया, जैसे विपुल गोयल थे, राव नरवीर थे, कापड़ीवास था, कई लोग हैं। सोमवीर सांगवानी बीजेपी का था, बलराज कुंडू भी बीजेपी का था, और जो नीलो खेड़ी से जीत गए गोंदर साहब, ये भी बीजेपी के थे। भाई इन लोगों ने तो गैंग बना रखी है, बीजेपी को ऐसा ऐसा खत्म करते जाते हैं। असली बीजेपी तो घर बैठा दी। ये ज्यादातर बीजेपी में कौन है? जो कांग्रेस से आए हैं, इनेलो से आए हैं। असली बीजेपी कहाँ है? जब बलविंदर भाई ने आवाज उठा दी, बोला केस बना दो, रातों रात पुलिस उठा के ले जाएगी, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि हिटलर का राज है क्या? ये सद्दाम हुसैन का राज है? ये बीजेपी का राज है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन इन लोगों ने, बाहरी कुछ लोग आए और कब्जा जमा के बैठ गए। और आज एमएलए मंत्री को मैंने बोला, एमएलए मंत्री रोते फिरते, गाना गाया मैंने। तो भाई साहब असली के अंदर उनके जाके पूछो उनके साथ क्या बनती है। जनता उनके कपड़े फाड़ती है, कोई नहीं पूछता उनको। बेचारे सेक्रेटरीट के अंदर लेके कागज घूमते रहते हैं। और जो चलाने वाले कौन है? जिनको बताता हूँ, 2 प्रकार कार्यकर्ताओं के बारे में बता दो। 2 प्रकार के घोड़े होते हैं चुनावों के अंदर, एक जंगी घोड़े, एक दरबारी घोड़े। हम तो जंगी घोड़े हैं भाई साहब, जंगी घोड़ा है। हम लोगों को तो चुनाव के वक्त में तैयार किया जाता है कि आ जाओ, चुनाव आ गया,
5-6 महीने पहले। अच्छा, वो चुनाव जीत जाते हैं, दरबारी घोड़े आ जाते हैं, जैसे निर्दफ द्वार है, 5-6 लोग आ जाते हैं, फिर पूरे 5 साल, पौने 5 साल तक वो सत्ता चलाते हैं और हम लोग घरों में बैठे धक्के खाते हैं। तो हम लोग तो भाई जंगी घोड़े हैं, दरबारी घोड़े तो वो है लूटपाट का एक आलम। इतना है कि पिछली सरकारों को भी हमने पीछे छोड़ दिया। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा, खट्टर साहब, इन चंडाल चौंगड़ी से पीछा छटवा लो, मेरा हरियाणा ही बच जाएगा, मेरा प्रदेश बच जाएगा। और जो भाईचारा, हम हिंदू तब की बात करते हैं, मैंने हिंदू तब के पर गीत गाए हैं, लोग हम तो हिंदू तब का एजेंडा भी भूल गए हरियाणा के अंदर। फिर हम जाट गैर जाट की बात करना शुरू कर देते हैं। क्या जाट हिंदू नहीं है? सबसे मर्सल कौम तो वो है जो आगे लड़ाई लड़ती है। लेकिन ये जात पात, ये चीजें छोड़कर एक सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए, और विकास के अंदर हमने क्या किया वो दिखाना चाहिए। धर्म की बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है विकास की, और सीएम साहब को समझना चाहिए। और सीएम सिटी में इतने लोग दुखी हैं, तो आप हरियाणा में क्या होगा? पिछले दिनों आपने 2 गाने बनाए थे, सीएम साहब के खिलाफ वो गाने गए थे। उसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने जो है ये भी कहा कि रॉकी मित्तल जो कैथल से निकला था, आज 6 साल जो है उन्होंने भी खुद सरकार में रहकर मलाई चाटी, और पंचकुला में भी जो है उन्होंने 500 गज की कोठी जो है गाड़ दी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बताऊं, कई एकड़ का मालिक हूं मैं, जमीन का किसान हूं। बापू मेरे शुरू से खानदानी आड़ती हैं, हमारे कई बिजनेस हैं। क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी आदमी ही कोठी ले सकता है? क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी आदमी गाड़ी ले सकता है? पत्रकारों के पास भी गाड़ी है, क्या वो सारे भ्रष्टाचारी हैं? इतने बड़े जिंदल, कितने बड़े बड़े रिलायंस वाला, फिर तो सारे भ्रष्टाचारी हैं। फिर तो एक बेईमान आदमी आपको बता दूं कभी भी बोल नहीं सकता। जो मैंने सरकार के चिट्ठे खोले हैं और जो गाने गाए, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गाने गाए हैं, वो वही बोल सकता है जो ईमानदार है। मैं जो तनख्वाह मिलती थी 1,20,000 रुपया, वो भी मैं मोदी जी के गाने बना देता था या खट्टर साहब के गाने बना देता था। खट्टर साहब से बोलो कि पूरी इंक्वायरी करवा ले, और इन्होंने तो इंक्वायरी करवा भी कभी की ली। हम इतने गरीब नहीं है कि एक मकान भी नहीं खरीद सकते, और वो तो शुक्र है कि मेरे सेक्टर में घर है, नहीं तो खट्टर साहब की चलती तो मेरा वो भी करवा देते। एक मकान गिरवाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में तो गए थे। क्या जो मकान को गरीब बना रहा है वो भ्रष्टाचारी है? अरे भ्रष्टाचारी तो अपने सीएम हाउस के अंदर भर के जो पूरा नाडा लूट के खा रहे हैं। इंक्वायरी हमारे कराने की जरूरत नहीं है, इंक्वायरी उनकी कराने की जरूरत है। उन नेताओं को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने रॉकी मित्तल का गाना जरूर सुना होगा, लेकिन रॉकी मित्तल से चाहेंगे कि 2 पंक्ति गाकर जरूर सुनाए, क्योंकि लोगों ने आवाज सुनी है, लेकिन आज रॉकी मित्तल खुद करनाल पहुंचे हैं और लाइव जो है ये गाना आप सुन सकते हैं। 2 पंक्ति कुछ गाकर सुनाएंगे? मैं तो 3 गाने तो आ चुके हैं, अभी मेरा 4था गाना आ रहा है, मैं तो उसका बताऊंगा। हर सीएम हो योगी जैसा, यदि प्रदेश को आगे बढ़ाना है, खट्टर जैसों को सीएम बना के बेड़ा गर्क कराना है। मैं तो अगले की बात हूँ, 4था गाना मैं तो गाने गाता रहूंगा। मुझे से फांसी में लटका दे, मैं गाने मेरे बंद नहीं होंगे। और रहेगी बात ये, मैं तो बीच बीच में बहुत आवाजें उठाई, और मैं 6 साल रहा भी नहीं हूँ। कुछ लोगों को गलतफहमी है, मैं 3 साल रहा हूँ, और 3 साल में भी 2 बार सस्पेंड हो चुका। यानी कि मेरा तो इतिहास रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। मैं मोदी जी की कार्य प्रणाली के कारण बीजेपी में आया था, खट्टर साहब के कारण नहीं आया। और जो लगता है कि खट्टर साहब भी सबसे बड़े मालिक हैं, तो भाई मैंने रहना भी नहीं है। तो रॉकी मित्तल आने वाले समय में कैथल से चुनाव लड़ेगा या अपनी अलग पार्टी बनाएगा? अलग पार्टी कभी नहीं बनाऊंगा, मैं बीजेपी का हूं। भाई साहब कह भी चुके हैं बलविंदर जी के मैं बीजेपी का हूं। हम लोग तो मोदी जी की वेट कर रहे हैं कि मोदी जी के हमने सारी बातें उनको अवगत करा दिया। पूरे हरियाणा में घूमकर जितने भी हमारे नेता हैं उनसे फीडबैक लेकर उनके आगे रखूंगा कि ये हरियाणा के अंदर हो रहा है, ये ऐसे कुछ लोग लूट रहे हैं। इन्होंने पार्टी को छोड़कर गैंग बना ली, और जितने पुराने लीडर थे आज घरों में बैठे हैं। मैं तो उनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, ओपी धनखड़ जी हैं, विपुल गोयल जी हैं, राव नरबीर जी हैं, अब जितने हमारे ये अपने गब्बर जी हो गए, मान लो नीलवीर जी हो गए, रामविलास शर्मा जी हो गए, उन्होंने भी ये इकट्ठे होकर एक मीटिंग करके मोदी जी के आगे आवाज उठानी चाहिए कि मेरे हरियाणा को बचा लो, मेरे प्रदेश को बचा लो, नहीं तो खट्टर और खट्टर की टीम बिल्कुल डुबो के मानेगी मेरे हरियाणा को। तो आज करनाल पहुंचे हैं, किन किन 2 और अन्य बीजेपी नेताओं से जो है बातचीत करने पहुंचे हैं? जानकारी मिली है कि जिनके शोरूम टूटे थे उनसे भी बातचीत करेंगे। कौन कौन है वो? देखो, नौकरियां तो हम मेरिट पे देते हैं, बदलियां ऑनलाइन हो जाती हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, वर्कर क्या करेगा, कोई काम धंधा करेगा। अच्छा, वो काम धंधा करने की सोचता है, कोई शोरूम बनाता है, मकान बनाता है, उसके बुलडोजर चल जाता है। क्या जितने भी बेचारे ये मकान बना रहे हैं और ये बना रहे हैं, तो कल को पता क्या बोलेंगे, अरे उसने तो भाई साहब शोरूम बना लिया, वो तो भ्रष्टाचारी है। भाई सबको मकानों से बाहर निकाल दो, रहेंगे तो कौन, उसके गुर्गे रहेंगे कुछ। सीएम उसके वही ईमानदार है, जो ठग है वो ईमानदार है, और जो ईमानदार है वो बेईमान है। या सच बोलने वाले के ऊपर 5-4 केस बना दिए जाते हैं, किसी की बोलने की कोई इजाजत नहीं है। एक जैसे तानाशाह होता है ना, ऐसे सिस्टम बना के कभी राज नहीं चलते। आपने कहीं घोटाले कहे, कहीं आरोप गिनाए सरकार पर कि इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई कागजी सबूत आपने नहीं कहीं मीडिया के सामने रखे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं मोदी जी के आगे रखूंगा,
लाखों करोड़ के घोटाले मेरे पास है, पूरी गुड़गांव दस्तावेज है आपके पास? पूरे दस्तावेज हैं, पूरी जिन लोगों ने आरटीआई लगाई, चाहे हरेंद्र ढिंगरा जी हैं, चाहे पीपी कपूर साहब हैं, ऐसे बहुत हैं मेरे पास जितने भी आरटीआई की लगाई हैं, और जितने सबूतों के साथ। मैं बगैर सबूत कभी बात भी नहीं करता। सारे काले चिट्ठों का मैं एक लेखा जोखा बना रहा हूँ, मोदी जी के आगे रखूंगा, क्योंकि अभी तो पार्टी के अंदर हूं मैं, पार्टी के अंदर रह के ऐसी बातें नहीं कर सकते, लेकिन मैं हर चीज मोदी जी को अवगत कराऊंगा कि जिसको हमने बनाया था, जनता ने बनाया था, वो क्या कारनामे कर रहा है, ये कारनामे उसके। तो बड़े आरोप लगाते हुए पार्षद बलविंदर सिंह जी है। पार्षद बलविंदर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? सेक्टर 13 में जो है पार्षद है आपके साथी वीर विक्रम कुमार, उन्होंने एक टाइल घोटाले का पर्दाफाश किया कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी टाइलें लगाई जा रही हैं, और ठेकेदार जो क्या करता है, टाइलें रिपेयरिंग की बात कहेगी कि नीचे जो है मिट्टी लगाकर वही टाइलें लगानी है, जबकि पूरी टाइलें पुरानी जो है गायब कर दी गई और नई उसके बदले लगा देंगे। पैसा तो पब्लिक की जेब से जा रहा है। पैसा पब्लिक की जेब से जा रहा है। हमारी ये 10 साल से मेर है, ये कमज़ोर हमारी शहर की लीडरशिप जो हमारी रेणु बाला जी है, ये बिल्कुल कमज़ोर है, उसी का नुकसान हो रहा है। कमज़ोर लीडरशिप है। शर्म वाली बात है, हम 20 पार्षद बैठे हैं, एक मेयर बैठी है, और हम 7 साल में ये बोल रहे हैं कि फलाना अधिकारी चोर है, फलाना अधिकारी चोर है, फलाना अधिकारी चोर है। इसका मतलब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, तभी तो हम अधिकारी को बोलते हैं। जिस सदन में 20 बैठे हों पार्षद और साथ में मेयर बैठी हो, और उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो उसमें सबसे पहले हम सारे दोषी पार्षदगण और सबसे बड़ी दोषी मेयर है। एक लोगों ने आरोप लगाया, आज सुबह जब हम वहां पर गए तो देखा कि 1 या 2 टाइल फैक्ट्री होती थी पहले, लेकिन अब 20 टाइल फैक्ट्री खुल चुकी हैं। इंद्री की बात करें, करनाल की बात करें, गरोंडा की बात करें, और लोगों ने तकरीबन ये आरोप लगाया कि नेताओं की हिस्सेदारी है। इसमें कितनी सच्चाई है? वो सरकार की सोच के साथ बिजनेसमैन अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं। जब सरकार को सोच को पता लग गया कि ये सारे पेड़ उखाड़ रहे हैं, जहाँ घास की जरूरत है वहाँ भी मतलब अंधी पीस से कुत्ते खाएं। मैं पहले भी बोलता हूँ, हर जगह टाइल लगा दी करोड़ों रुपए की, सिर्फ वो नेताओं की फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए। मैं असली बात बताऊँ, जब मैं पार्षद बना था उससे पहले मेरी टाइल वाली फैक्ट्री थी। आप जाके देख लो पुराना। जिस दिन पार्षद बना, मैंने कहा ये तो सीधा आरोप लगेगा, उसी दिन पहले तो हमने फैक्ट्री जो वो खत्म करी, ताकि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना रखे। अच्छी खासी कमाई होती है अगर सरकारी सांठगांठ हो जाए टाइलों की फैक्ट्री में, तभी इतनी बढ़ती जा रही है। ऐसे है यार, ये तो छोटे घोटाले हैं। टाइलों वाले में 1 रुपया कमा लेगा, कोई 2 रुपये कमा लेगा। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि इनकी नासमझी के कारण, सीएम साहब की नासमझी के कारण, और ये क्या करते हैं, उसमें जो घोटाले होते हैं इनको पता ही कुछ नहीं है। आज पहले क्या होता था नगर निगम, और इसकी आपने नगर निगम घोटाले की बात करी, मैं अंतर बताऊंगा, सिर्फ छोटा सा अंतर क्या है। अगर B&R की या कोई दूसरे डिपार्टमेंट की सड़क बनती है तो वो पहले अफसर ये देखते हैं, ऑफिसर ये देखते हैं कि ठीक है जी ये सड़क बनने वाली है, हम सड़क बनाएंगे तो 20% हमारी कमीशन आएगी। जो इस सरकार में भी चल रहा है वो पिछली सरकार में भी चल रहा था। थोड़ा सा ये है कि पिछली सरकार के टाइम कम था, अब थोड़ा डबल हो गया है, ठीक है। तो वो उनकी सोच होती थी सड़क बनाने की, साथ में अपना भी लालच होता था, भाई अगर 5 करोड़ की सड़क बनाएंगे तो इतनी कमीशन हमारी भी आएगी। लेकिन नगर निगम में उल्टा हो गया, ये सड़क नहीं बनाते, सड़क इनको टूटे मरे उससे कोई मतलब नहीं। ये प्रोजेक्ट शहर में लाना चाहते हैं कि जिसमें 90% घोटाला हो सके। जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। चाहे वो दूसरे भी चोर हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं ना। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट लाते हैं जैसे लाइटों का लाए, क्योंकि आम पब्लिक को नहीं पता कि लाइटों के बीच में कितना घोटाला है। कहते हैं जी 165 करोड़ की लाइटें लगी हैं, तो आपको लगता है उन लाइटों का कोई लाभ है? लाइटें लगी भी हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी व्यवस्था बनाने के लिए लाइटें बनाई, लोगों को आदत हो जाएगी, लेकिन उसकी व्यवस्था तो बनाई नहीं हमें। हमारा मकसद सिर्फ है कोई चीज प्रोजेक्ट लाना, चाहे खंड हो जाए, हमारा शहर चलाने के नोटिस सर्टिफिकेट घोटाले में 2 आरोपी कल गिरफ्तार हुए हैं, और आपको लगता है कि अगर इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच होती है, उन दोनों का अच्छा खासा रिमांड होता है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी जो दोषी पाए जाएंगे या जो आरोपी होंगे उनका भी जो है पर्दाफाश हो सकता है, वो भी सामने आ सकते हैं। बोला था कि इसकी इंक्वायरी, मैं किसी DSP की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक बार देना फोगाट साहब को केस, फोगाट साहब को दें केस, और फिर देखें कौन कौन चोर है, सारे सामने आएंगे और उनको वहाँ पता भी लग जाएगा भाई कौन कौन करवाता है, कौन सा पार्षद कमीशन खाता है, कौन सी मेयर कमीशन खाती है और कौन सा अफसर कमीशन खाता है, सारे खुल के आ जाएगा। एक बार उनको कह दे CM साहब कि फगाड़ साहब मेरे को यहाँ क्लियर होना चाहिए नगर निगम में कौन कौन से कमिश्नर खाने वाले हैं, कमीशनें खाने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि उनके बेस पे 1 हफ्ते में फैसला हो जाएगा। हम करवाते कहाँ इंक्वायरी? मैंने पहले एक बयान दे रखा है, मेरी फेसबुक पे देख लो। मैंने कहा कि अब मैनेजमेंट चल रही है, छोटे अधिकारियों को बड़े अधिकारी कहते हैं कि ठीक है जी आप अपने ऊपर सारा ले
लो, अगर हम नगर निगम में रहेंगे तो आपका बचाव कर लेंगे, अगर हम ही लपेटे गए तो आपका बचाव कौन करेगा। तो वो तो मैंने पहले बयान पहले ही दे चुका है। और ये छोटे क्या पद क्या है, जो लड़के उठाए उनका पद क्या है, क्या उचित है उनका उठाने का मतलब क्या बनता है। और उसके बावजूद अगर आपकी सही जांच है, छोटे उठा लिया तो छोटे से कड़ी जुड़ती 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 ऊपर जानी चाहिए ना, कड़ी यही खत्म हो जाएगी। कड़ी यही खत्म हो जाएगी नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले की। और जो दो छोटे कर्मचारी जो है, जो बाहर के हैं, जिसे एजेंट कहा जाए, कर्मचारी भी नहीं है, उनको उठाया गया। आगे देखते हैं कि क्या कुछ होगा। एक अंतिम सवाल जो है दोबारा से रॉकी मित्तल जी से जानना चाहेंगे, सीएम साहब से क्या दोबारा समझौते की उम्मीद है? मैं कई बार कह चुका हूं कि सीएम खट्टर साहब से मैं कभी भी उनके साथ काम नहीं करूंगा। मैं कुछ पद का लालच नहीं है, पद का लालच उनको होता है जिनको पैसा कमाना होता है। मैंने तो जो इनसे मिला वही इन्हीं के गाड़ों में लगा दिया। मुझे कोई लालच ही नहीं है, और ना मुझे कुछ ऐसा लालच है। मैं तो कहता हूं कि सीएम साहब को हटा दो, इसकी जो चंडाल चौकड़ी है उसको हटा दो, मेरे तो प्रदेश को बचा लो। मैं तो पहले की तरह यूं ही काम करता रहूंगा। सिर्फ मेरा मकसद है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और प्रदेश बचे। मेरा कोई पदों से कोई मतलब नहीं है। पद तो पहले भी कुछ नहीं था, पहले भी खाली गाड़ी लेके घूमते थे, क्योंकि कोई पावर तो पहले भी नहीं थी। वे खाली एक कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो करते, बेचारे मंत्रियों को नहीं चलती। वही जैसे बलविंदर भाई ने बोला कि हमारे अनिल विज जी सबसे ईमानदार माने जाते थे, सबसे दबंग माने जाते थे। अब उनके साथ ये क्या कर रहे हैं? पहले सीआईडी को छीनना, फिर अब कितने मामले में कितना वो किया, बैकफुट पे आना पड़ा उनको। ये एक एक को टॉर्चर करते हैं। जब ये जिनका गब्बर के नाम से पुकारते हैं, जब उनको टॉर्चर कर सकते हैं, रॉकी मित्तल क्या चीज़ है भाई? ये तो छोटा मोटा चेयरमैन बनाया था, यहाँ किसी की नहीं चलती। जो बोलेगा वो घर बिठा दिया जाएगा। तो ये आप खबर देख रहे थे, करनाल में पहुंचे थे रॉकी मित्तल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग सताए हुए हैं, जिस तरह की इन्होंने बात कही, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकी मित्तल जो अपने आप में सरकार पर रहे हैं, 3 से 4 साल सरकार में रहे, अच्छे पद पर रहे, चेयरमैन रहे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से बिल्कुल आमने सामने की हुई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।